नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे का काम शुरू हो गया है। कुछ रो भी रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। गुप्तेश्वर पांडे भी उनमें से एक है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तरफ तो एनडीए और महागठबंधन तो है ही, लेकिन एक तीसरा गठबंधन भी कूद पड़ा है चुनाव में इन सबको चुनौती देने के लिए, और वो गठबंधन है उसको लीड कर रहे हैं ओवैसी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, ओवैसी का बिहार से क्या लेना देना है? वो क्यों कूद गए इस चुनाव में? देखिए, वो एक पार्टी के चीफ हैं और उनको पूरा हक है कि वो बिहार क्या कहीं भी जाकर के वो चुनाव लड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब जो है अचानक से ही वो इसमें कूदे हैं। वो उनका एक अपना नज़रिया है और वो लगातार बिहार में पिछले चुनाव में भी इन्होंने एंट्री मारी थी, और बिहार में उन्होंने जो एंट्री मारी थी उस बिहार के उस हिस्से में एंट्री मारी थी उन्होंने, वो जो सीमांचल का इलाका है जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात कि वहां पे वो मुस्लिम बहुल इलाका होने के साथ साथ मुसलमानों में जो सबसे गरीब मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहते हैं तो वो सीमांचल में रहते हैं। और ये एक मुस्लिम लीडर हैं तो इनका हक है कि वो जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं उनकी आवाज़ उठाएं और वहाँ पे जाएं। और ये जो वहाँ पे जाकर के उन्होंने साफ साफ इस बात को वो कहते हैं कि ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और उनसे वोट लेकर के सत्ता की मलाई वो खाते हैं और चुनाव जीतने के फौरन बाद मुसलमानों को लात मार के बाहर फेंक देते हैं। और इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इट्स अ गुड थिंग कि भाई हैदराबाद का कोई शख्स बिहार में चुनाव लड़ रहा है। बिहार का कोई लीडर केरल में जाके चुनाव लड़े, केरल का कोई लीडर नागालैंड में चुनाव लड़े, ये तो अच्छी बात है। और दिल्ली का एक लीडर है वो भी केरल में जाके चुनाव लड़ता है। आपको इसकी भी दाद देनी चाहिए। हाँ, उनके लिए दाद देने की कोई ज्यादा वजह नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही वहां थी। हाँ, लेकिन उनके लिए दिक्कत क्या है कि उनको अपने होम जो गृह क्षेत्र जिसको कह सकते हैं यूपी से और खास करके अमेठी से उनको छोड़ करके भागना पड़ा। तो उनकी स्थिति अलग है और इनकी स्थिति अलग है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनके मैदान में कूदने से तो कांग्रेस और आरजेडी की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि ये तो वोट काटेंगे सीधे सीधे उन्हीं के। देखिए, ये आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि भाई ओवैसी जहां आएंगे तो वहां बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे भाई, फायदा हो जाएगा, फायदा ना हो उसके लिए आपने क्या किया? भाई, मुसलमानों की तस्वीर उनके जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपने क्या किया? आप तो सिर्फ ये कर रहे हो कि मुसलमानों को भड़का रहे हो कि भाई ये जो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपसे कागज मांगे जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि भाई आप जो है वो डिटेंशन कैंप में भेज दिए जाओगे। आप मुसलमानों को रोजगार देते हो, नहीं देते हो। तो फिर ये बात कहना कि भाई कोई दूसरा लीडर आ रहा है, हिंदुस्तान का ही है, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं ओवैसी साहब। तो ओवैसी अगर वो बिहार में आकर के चुनाव लड़ते हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है तो उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप अपने आप को अगर मुस्लिम रहनुमा मानते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, ये सिर्फ मीटिंग में कांग्रेस पार्टी कहेगी कि भाई हम मुसलमानों की पार्टी हैं, ये आप सिर्फ महाराष्ट्र में जाकर के कहेंगे कि मुसलमानों के उलमाओं इकराम से जो है पूछ करके हमने सरकार बनाई है, अदरवाइज हम शिवसेना को तो बिल्कुल ही अछूत समझते थे। ये इस तरह की बातें आप करोगे तो भाई मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में आपने क्या किया ये बता दो। तो ये जो एक जो चैलेंज जो आपने बात कही, इसकी राजनीति को जरा समझते हैं कि वो दरअसल वहां हो क्या रहा है। वहां इन्होंने 6 जो स्थानीय पार्टी है उसके साथ मिलकर गठबंधन किया है ओवैसी साहब ने। इसमें ओवैसी साहब की जो MIM तो है ही, दूसरी पार्टी है कुशवाहा साहब की, उपेंद्र कुशवाहा RLSP। और उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने चीफ मिनिस्टर का फेस बनाया है। पिछली बार ओवैसी साहब अकेले लड़ रहे थे, अच्छा उनको सपोर्ट मिला। और मैं आपको बता दूं, बिहार में मुस्लिम समुदाय के बीच ओवैसी साहब काफ़ी पॉपुलर हैं और लोग उनके स्टाइल को लाइक करते हैं। हम भले लाइक करें या ना करें वो हमारा चॉइस है, लेकिन हकीकत यही है कि जो सीमांचल और बिहार में जो मुस्लिम खास करके युवा वर्ग है उसके
एक ये हीरो हैं और इसीलिए उनको लगता है कि इस बार वो पूरी तरह से एक स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। बीच में एक बाई इलेक्शन हुआ था सीमांचल में, उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हवा से नीचे लैंड कर रहे हैं और वहाँ पे वो वहाँ के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो आपने 5-6 पार्टियां गिनाई, ये इसमें हाँ, इसमें मैंने 2 का भी गिनाया है कि एक तो RLSP, ये कुशवाहा साहब जो हैं वो बेसिकली कास्ट लीडर हैं और इनका वोट बैंक बेस जो है वही है जो नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार और कुशवाहा साहब में एक परस्पर कंपटीशन है उस कास्ट वोट के लिए, तो ये एक बड़ा नाम अपने साथ वो पुलिंग करने में कामयाब और चेहरा भी शायद इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। लेकिन जो अलायंस है, अलायंस का नाम इन्होंने रखा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस, इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं ये एक यादव लीडर है और यादव लीडर DP यादव है और ये DP यादव भी बहुत ही पॉपुलर किसी ज़माने में हुआ करते थे, फिर बीच में राजनीति से थोड़े दूर चले गए। लेकिन इस बार जब ये गठबंधन के साथ आए हैं तो हमको लग रहा है कि एक जो है पोटेंशियल, एक पोटेंट फोर्स बनके ये लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एक मुस्लिम लीडर हो ही गया, OBC लीडर कुशवाहा साहब हो ही गए, यादव आ गए, यादव भी हो ही गए, और चौथा जो पार्टी है वो भी बहुत चौंकाने वाली पार्टी है, मायावती की BSP ने भी अब इनके साथ आकर के वहाँ पे चुनाव लड़ने का फैसला किया, इस अलायंस का हिस्सेदारी है। तो अब देखिए धीरे धीरे ये जो कुनबा जो है वो, इसका क्षेत्र जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है। रामविलास पासवान साहब जी की मौत हो गई है, तो दलित लीडर भी उस तरह का अभी नहीं है, लेकिन इस चुनाव में क्या असर होगा ये 1-2 दिन के बाद जब लोगों से हम लोग बातचीत कर लेंगे तो उसको भी एनालाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल मायावती इनके साथ है, ओवैसी के साथ, तो ये एक बड़ा, और 2 छोटी छोटी पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, तो ये एक बढ़िया एक अलायंस बनता दिख रहा है। और ये कई जगहों पे ये RJD कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस है उसको करारा झटका देने वाली है, क्योंकि माय फैक्टर जिसकी हम बड़ी बात करते हैं, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, इन दोनों का ही माना जाता है। तो आप देखिए माय फैक्टर में तो एक तो जातीय समीकरण मुस्लिम एंड यादव, लेकिन उसको एकजुट रखने के लिए आपको लालू यादव भी चाहिए। बिल्कुल सही, बिना लालू यादव जैसे लीडर के RJD को बहुत कमी खलेगी, ये कमी तो खली रही है, क्योंकि ये जो कुनबा जो है, यादव का भी कुनबा जो है वो बिखर रहा है। क्योंकि आप देखिए, एक तो ये अलायंस हो गया तो मुस्लिम वोट छिटकेंगे इस बार। क्यों छिटकेंगे, उसकी 2 वजह है। एक, मुसलमान लीडर को इस अलायंस में, जो UPA है, जो महागठबंधन है कांग्रेस और RJD के अलायंस में, उसमें उनको इज्जत नहीं दी गई, एक बात। दूसरी जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इनको भी ये लग रहा है कि इस बार RJD और कांग्रेस का जो अलायंस है वो इतनी वीक है कि वो BJP को नहीं हरा पाएगी। क्योंकि इस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स बारे हम लोगों ने भी सर्वे जो किया है उसमें 179 सीट्स जो है वो NDA गठबंधन को मिल रहा है। तो ये जो एक इम्पैक्ट होता है कि भाई कहीं बहुत ज़्यादा अगर नेक टू नेक फाइट हो तब मुस्लिम वोटर्स जो है BJP को हराने के लिए वोट दे देंगे। लेकिन जब ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये जो RJD है, लालू यादव की पार्टी, जो तेजस्वी यादव उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, एक तो ऑलरेडी एलिनेटेड है पार्टी और उस पूरे स्ट्रक्चर में, और दूसरा जीत का कोई आसरा भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वो चाहेंगे कि ओवैसी साहब जैसे लीडर को जो है वो बिहार के अंदर में मजबूत करे, कि ताकि आगे आने वाले दिनों में वो कुछ जो कह सकते हैं कि निगोशिएशन, जो पॉलिटिकल निगोशिएशन होता है उसमें वो थोड़ा ज़्यादा सशक्त हो जाए। तो ये 2 फैक्टर है। तीसरा एक और फैक्टर है, एक और लीडर है, उसका नाम है पप्पू यादव। वो भी अलग अलायंस बना करके वो चुनाव लड़ रहा है। तो यादव के वोट में बहुत बड़ा सेंध जो है लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये सारे तो इधर की बात मैंने की। अब NDA की तरफ से जो BJP है,
बीजेपी में भी अभी जो जिस लीडर को अमित शाह प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है नित्यानंद राय। वो भी एक यादव लीडर हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ऑलरेडी एक बड़े लीडर नंदकिशोर यादव बीजेपी के अंदर में है। तो यादव वोट जो है इस बार बिखरता हुआ दिख रहा है, एक। और दूसरा, जब ये यादव वोट ही बिखर जाएगा तो जो मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। कि ऐसा नहीं होगा कि हर जगह बीजेपी को हराने के लिए वो, और बीजेपी तो आधी सीटों पे लड़ रही है, बाकी जगह तो जेडीयू लड़ रहा है। तो अब ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां वहां मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओवैसी साहब ने ये जो पिछली बार की तरह उन्होंने मिस्टेक नहीं किया, वो मुद्दे उठाते हैं जो मुसलमानों को पसंद होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो गरीब मुसलमान देश भर में कहीं रहते हैं तो वो बंगाल और बिहार में रहते हैं। और बिहार का ये जो सीमांचल इलाका है वहाँ के मुसलमान सबसे ज़्यादा, वो उनके बहुत सारी दिक्कतें हैं और उनका वो एक वॉइस बन करके सामने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात की मुझे तो अच्छा है कि भाई इस देश में ऐसा हो कि भाई गुजरात का लीडर वो उड़ीसा में लड़े, उड़ीसा का लीडर जाकर के महाराष्ट्र में लड़े। और इससे क्या है कि देश में जो है वो जो एकता और अखंडता की जो बात है वो उससे मजबूत होती है। लेकिन जो पिछली बार उन्होंने मिस्टेक किया था कि अकेला चलो रे, लेकिन इस बार तो एक कुनबा इस बार जो कुनबा लेकर के आए हैं तो इस बार जो है उनका चांसेस जो है इस बार एक अच्छा रोल वो प्ले कर पाएंगे, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और कुनबे में उन्होंने जातीय समीकरणों का बहुत ख्याल रखा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो टिकट बंटवारे का काम शुरू हो गया है, गुप्तेश्वर पांडे वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया उन्होंने और टिकट भी नहीं मिला उनको, ये सब क्या खेल चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर? देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर के मैं एक और भी वीडियो में बनाना चाहूँगा जिसमें मैं बीजेपी के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक। क्योंकि किस तरीके से बीजेपी वहाँ पे बिल्कुल ही उसी तरह की बातें कर रही है, उसी तरह के उसी कुचक्र में फंस गई है जिस कुचक्र में बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मतलब ये कि क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे 3 ब्राह्मण दे दो, एक भूमियार दे दो, एक यादव दे दो, एक दलित दे दो। ये इस तरह का। अब पिछली बार ये चुनाव क्यों हारे थे? क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने यही काम किया था कि वहां जाकर के वो सोशल इंजीनियरिंग का जो है सिस्टम अचानक से जो है, अरे भाई वो खेल जो है वो लालू यादव का खेल है, वो खेल मुलायम सिंह यादव का खेल है, वो नीतीश कुमार का खेल है। दे आर मास्टर्स इन दिस, कि समीकरण को किस तरह से अपने चुनावी फायदे में इस्तेमाल किया जा सके, उसके वो मास्टर हैं। ब्राजील वाले के साथ आप फुटबॉल खेलोगे, आप हारोगे। ब्राजील को हराना है तो उनको बोलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, है ना। लेकिन अब बीजेपी भी वही गलती कर रही है। जो खबरें आ रही हैं बीजेपी की तरफ से कि अब वहां भी वो सारी रणनीति उसी तरीके से चल रही कि वहां ओबीसी को खड़ा कर दो। अरे भाई, आपका तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि जात पात इन सब चीज से उठ करके जो नेशनल सेंटिमेंट्स का जो इशू है, जो देशभक्ति और इस चीज को जगाता है, आर्टिकल 370 है, राम मंदिर है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है आपका, उसको लेकर के वो कौन आपका फ्लैग बेरर हो सकता है एक कंस्टिट्यूंसी में, आपको वैसे चेहरे की जरूरत पड़ती है। आपको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो वैचारिक दृष्टि से जो लोग एक लीडरशिप दे सके। लेकिन बीजेपी वही ढाक के 3 पात जो पिछली बार जिन कारणों से हारी थी वही रिपीट कर रही है। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क बस इतना ही है कि पिछली बार नीतीश कुमार उधर थे, एक अच्छा चेहरा था उधर, और MY कॉम्बिनेशन के साथ साथ बहुत सारे MBC और OBC जो और महादलित जो है वो वोट बैंक उधर खिसक गया था। इस बार वो स्थिति नहीं है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं कि हर राज्य में जो चुनाव होते हैं उससे पॉलिटिकल पार्टीज को सीख लेनी चाहिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो गलतियां दोहराएंगे। चूंकि पिछली बार ये गलती हो चुकी है, आप वहां जाकर के जो थर्मामीटर एक्सरे लगा करके कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है आपने किया, आपकी जो है आपकी स्थिति जैसे अभी स्थिति है, भाई जीत रही है, पिछली बार भी थी, ग्राउंड में सब कुछ हवा बना हुआ था। लेकिन आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये गलती की तो पासा पलट गया। अभी स्थिति पिछले साल की जैसी ही है कि भाई नीतीश कुमार और ये जो आराम से जीत पाएंगे, ग्राउंड में हम लोगों ने सर्वे भी किया है। लेकिन अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में
ये लालू यादव के खेल में अगर आप फंसना चाहेंगे तब आप यू आर कॉलिंग फॉर ट्रबल्स। तो ये आज की कहानी है। लेकिन मेरा सवाल फिर रह गया, मैं बेचारे गुप्तेश्वर पांडे जी के दर्द के बारे में आपसे बात कर रही थी। उन्होंने नौकरी भी छोड़ी और फिर टिकट भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला उनको टिकट? देखिए, लालू यादव एक बात कहते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो ये जो है, ये लालू यादव की बातें जो है कभी कभी बहुत सटीक होती है। तो बेचारे ये डीजीपी थे, बताइए, सुशांत के केस में पॉपुलर भी हुए, तो उन्होंने बहुत गुणगान भी किया था और नीतीश कुमार का उन्होंने गुणगान भी किया, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने एक बयान दिया है, इसलिए मैंने लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बारे में मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी किसी को ठगते नहीं हैं। मतलब ही मस्ट हैव बीन अश्योर्ड ऑफ समथिंग कि भाई अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई सुशांत के केस को जो है वीक करने वालों, जो मीडिया है, ये लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे कि भाई ये देखिए सुशांत के केस में कुछ नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली थी, वो खराब कैरेक्टर का लड़का था, फेल्ड एक्टर था, और उसको बवाल मचाने के लिए गुप्तेश्वर पांडे को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपने झोंक दिया और अब उसको उसका प्राइज दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने शायद ये सोचा होगा कि फिलहाल इनको अभी टिकट नहीं दिया जाए और बाद में उनको कहीं पे एडजस्ट किया जा सकता है। दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, बेचारे उनको थोड़े महीने और नौकरी करने देते, अगर ऐसा ही था, कह देते कि भाई आप डीजीपी के पद पर बने रहिए, जब रिटायर हो ही जाएंगे तब आपके लिए कुछ और सोच लेंगे। ये सलाह तो नीतीश दे सकते थे। पर चलिए, आपने दिल बहलाने के लिए उन्हें एक चुनचुना दे दिया है कि उनके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा नीतीश ने, और नीतीश ने उनको ठगा नहीं है, ये मान लेते हैं। आपने विस्तार से जो समीकरण बनकर उभर रहे हैं या नए नए गठजोड़ आ रहे हैं बिहार चुनाव में, उस पर चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।